सीरियस होके चलोगे बहुत कम है। देखो मैं आपको बताती हूँ एक बात। देखो कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि आप अपना एग्जाम जून में करो, है ना, जून वाला हम अटेम्प्ट करेंगे, हम फरवरी वाला अटेम्प्ट नहीं करेंगे। कईयों के मन में ये होगा अभी कि फरवरी 40 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी और हम जून में देंगे, अब वाला देते ही नहीं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप ये लगा के चलो कि मेरे को फरवरी में ही एग्जाम देना है, ठीक है, फरवरी में ही मेरे को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अपनी। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपने इन 40 दिनों में कंसंट्रेशन कर ली ना, तो आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। 80% कर लोगे, और अगर फरवरी में भी नहीं हो पाता तो जून के अंदर आप ऑलरेडी 80% कर चुके हो 40 दिन में। फिर जून के बाद, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, 3 महीने, 3 महीने के अंदर दोबारा 80% और 20% करोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लेके चलोगे कि मेरे को जून में करना है, तो ना तो आप फरवरी में कर पाओगे ना जून का पेपर क्लियर कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टाइम होता है तो हम लूज हो जाते हैं, सीरियस नहीं लेते। अब ये 40 दिन है तो हम इन 40 दिन के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत मोटिवेटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 महीने अभी मेरे पास है, तो 4 से 5 महीने को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम किसी को क्लियर करना है, ये मन में है और करना है आपको, तो आप फरवरी में ही अटेम्प्ट करो अपने पेपर को, फरवरी में ही आपको देना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सोशल बैरियर, फिजिकल बैरियर के बारे में। कौन बताएगा मेरे को फिजिकल बैरियर के बारे में? हाँ जी, मैं पूछती हूँ, निशु चौहान, फिजिकल बैरियर के बारे में बताना मेरे को। मैम मैं कल क्लास में थी नहीं। ओके निशु जी। भारती। जी मैम। फिजिकल बैरियर के बारे में बताना, क्या होता है फिजिकल बैरियर? मैम हम अभी नए जुड़े हैं मतलब पेज में, तो ओके, आइडिया नहीं है। प्रियंका आप बता दो। प्रियंका जी, फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर, यस मैम। मैम कल ना मैं थोड़ा बाहर थी तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाई थी। मैं अभी क्लियर हूँ कि नहीं, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। आई थिंक ये कुछ डिसेबिलिटी या कुछ किसी उस चीज से लिया जाता है क्या? मैं बोलूं? हाँ जी पूजा जी आप बोलो। फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर ही बोला ना आपने? हाँ जी बिल्कुल। बैरियर कम्युनिकेशन में मतलब जो इंटरफेयर करते, जो रोक टोक या थोड़ा सा डिस्टरबेंस शायद तक लाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब संवाद होता है और बैरियर का मतलब कुछ रोकना। तो एक ऐसे मन से बोल रही हूँ कि शायद तक इंटरफेयर। मैं ओके, बता देती हूँ मैम। हाँ जी अरुण। फिजिकल बैरियर में जो भी बाहरी वातावरण है, जैसे सराउंडिंग एरिया हो गया, नॉइज हो गई ट्रैफिक की वजह से, या एनवायरमेंटल कुछ वेरिएशंस है, टेम्परेचर है, वेंटिलेशन है, इस तरह की जो, या हेल्थ इश्यूज हैं, ये सब जो बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन में, वो फिजिकल बैरियर होते हैं। मैम नॉइज कैसे उसमें आएगा फिजिकल बैरियर में? मैम आप मैम आप म्यूट हैं। तो ओके मैं म्यूट हूँ, हाँ हाँ, ये ध्यान ही नहीं रहता। देखो, फिजिकल बैरियर के अंदर नॉइस, नॉइस भी कई टाइप की होती है आपकी, अब हम आगे पढ़ेंगे ना इसी के अंदर, तो नॉइस के कई टाइप आएंगे आपके, साइकोलॉजिकल आएगा, ठीक है, फिजिकल नॉइस आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप दो लोग बात कर रहे हो आपस में, ठीक है, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा साउंड आ जाए, है ना, ट्रैफिक की साउंड आ जाए एकदम से, बहुत ज्यादा स्पीकर गाने में आए, तो वो जो बाहर की नॉइस है, जो शोर हो रहा है, जिसकी वजह से वो फिजिकल है आपका एक तरीके से, और वो कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं कर पाएगा। समझ आई आपको बात? यस मैम। ओके, मेरे को क्या था, एक टेक्नोलॉजी बैरियर था, बताना क्या होता है? हाँ जी, कौन मैम बताएगा? उसमें था कि जैसे आपका डेटा वगैरह जैसा लॉस हो जाता, खत्म हो गया था कल कल जैसे आपने रिचार्ज करवाया था उस टाइम पे, उसके बाद फिर अपना कम्युनिकेशन हो पाया था, तो एक ये टेक्निकल बैरियर था मैम। बस ऐसे ही होना चाहिए, है ना। और बताओ, और कौन बताएगा? हाँ जी भावेश जी आपने सही बताया। शालिनी जी आप बताना। मैम मैं भी यही बताने वाली थी कि टेक्नोलॉजी में आपका जो मैसेज होता है वो, जैसे हमने जैसे सेंड किया और वो रिसीवर को पूरा प्रॉपर नहीं पहुंचा, ब्रेक हो गया, जैसे वॉइस भी ब्रेक हो जाती है, मैसेज प्रॉपर वो देख नहीं पाता है। कभी कभी पीडीएफ आती जाती है, आधी नहीं हो पाती है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है।
टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन रिलेटेड हमारे पास नहीं होता है मेनली जो नेटवर्क इश्यू होना या फिर चाहिए। हमारे डिवाइस में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसको भी कह सकते हैं। हाँ जी मुकुल जी, बिल्कुल ठीक है। बताएंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में। हाँ जी मुकुल जी, मैडम ऑर्गेनाइजेशन एक बार इनकी पूछ लेते हैं देखिए। हाँ जी मुकुल जी, आप बताओ। ऑर्गेनाइजेशनल जैसे कि कोई प्लानिंग में उसकी कोई कमी रह जाए या फिर हम किसी चीज़ को जैसे वेल ऑर्गेनाइज ना हो, जैसे आप कोई क्लास ले रहे हैं तो उसमें कमी है इस प्रकार से। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, है ना, थोड़ा सा मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज जैसे करो। हम कोई क्लास है आपकी 5 बजे, आप टाइम पे ना पहुंच पाए या फिर टीचर ना आए, स्टूडेंट ना आए, फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन ना हो। ओके। हाँ मैनेजमेंट जी और भाभी। एम्प्लॉई के बीच में यानी कि आपस में बात ना मिलना, विचार मैम इसमें हाँ जी भावेश जी, आप बताओ। जी मैम इसमें ऐसा बताया था कि एक संगठन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव रहता है, उसके ऊपर सीनियर एग्जीक्यूटिव रहता है, उसके ऊपर सीनियर रहता है या फिर मैनेजर आप बोल सकते हैं, उसके ऊपर जीएम रहता है और उसके ऊपर अपना वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन रहता है, जो चेयरपर्सन रहता है। अब आप डायरेक्टली आप अपनी बात को चेयरपर्सन से नहीं बोल सकते, तो ये संगठनात्मक होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू आपको चलना पड़ता है। तो इसकी कुछ खामियां भी होती है कि कभी कभी आप अपनी बात प्रॉपर बोल नहीं पाते हो, तो इस वजह से भी संगठन में यही इसी चीज से रिलेटेड था। हाँ जी मतलब भावेश चैनल जी। में प्रॉब्लम आ जाए मैम, जो चैनल है उसमें। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे बात की गई है किसी कंपनी के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, जिस भी आप ऑफिशियल जो भी वर्क करते हो, जो एक रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते, जैसे हमारे कॉलेज रूल और पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपके ऑफिस भी रूल रेगुलेशन के बेस पे चलते होंगे, है ना। हर एक, जैसे मान लो कि कॉलेज का एक टाइम होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस रहेंगी। 4 बजे के बाद बच्चा अपनी बात को नहीं रख पाएगा, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 4 बजे के बाद कॉलेज ऑफ हो जाते हैं, हर कोई अपने घर चला जाता है, उसके बाद बात नहीं रख पाते, तो वहां पे बैरियर आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके अंदर रूल पॉलिसी आ जाती है, आपकी एक पैटर्न आ जाता है कि आप लोअर पे एक डायरेक्ट सीनियर से अपने बात नहीं कर सकते, चेयरपर्सन से डायरेक्ट आप बात नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, या एक वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, स्ट्रिक्ट रूटीन होता है। ये सब चीजें आपकी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमें आज साइकोलॉजिकल बैरियर हमने कल कर लिया था, थोड़े कल्चर बैरियर के बारे में, सोशल बैरियर के बारे में, है ना, इन सब के बारे में हमें आज पढ़ना है। आज ये बैरियर वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम। हाँ जी, समझ आया आपको? हाँ जी शालिनी जी, क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी शालिनी जी, कुछ बोल रहे थे आप? ओके ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात याद आई, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर से रिलेटेड है। स्कूटी चला रही हूँ, सॉरी स्कूटी चला रही हूँ इसलिए गलती से हो गया होगा। आप आराम से स्कूटी चलाओ, है ना, ध्यान आगे रखो अपना, ध्यान बहुत। ये आप ना हंसते रहते हो तो पॉजिटिविटी आती है और अच्छा भी लगता है। यही तो, अभी वो स्कूटी चलाते चलाते क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, तब उनको गुस्से में थोड़ा ना बोलूं कि भाई आप अपना ध्यान दो आगे। चलो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उसके बाद आप मेरे को बताना कि ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर से कैसे रिलेट करती है। ठीक है। शायद ये वाली स्टोरी ना पहले वाले बच्चों ने सुन रखी होगी, शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है, याद भी नहीं है मेरे को मैंने कितनी स्टोरियां सुनाई है कितनी नहीं, तो इसलिए आपको कुछ बता रही हूँ, और ध्यान से समझना इस बात का मतलब क्या है, बिल्कुल हमारे टॉपिक से रिलेट करेगी ये वाली बात। शुरू करूं फिर मैं? यस हाँ मैम। जी, टॉपिक शुरू कर रही हूँ मैं अपना अब। ठीक है। तो एक बार ना एक साधु थे, ठीक है, और एक नेता। हाँ या ना? अंगारे, हाँ हाँ मैसेज करते रहो। ठीक है। हाँ हाँ मत करना, टाइप कर देना हाँ। हम, ये HM बोलते हैं ना, ये हम भैंस वाला हम नहीं होता, ये हंगारे वाला हम होता है। ठीक है। हाँ जी। तो एक बार ना एक नेताजी थे,
पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने ना एक साधु के बारे में बहुत सुन रखा था, ठीक है। तो उनको हुआ कि भाई वो उन साधु से मिलने की उनके अंदर इच्छा हुई कि देखते अभी मैं मिलके देखता हूँ कि क्या है ऐसा साधु के अंदर कि सब लोग मतलब इतना मानते हैं उनको, या वो इतने फेमस क्यों है, क्या रीजन है। तो वो साधु से मिलने के लिए जाते हैं गांव में एक कुटिया के अंदर साधु की सभा लगी हुई है, मतलब वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं साधु के पास, रेगुलर रूटीन में जो बातचीत करने के लिए आते हैं। तो वो भी वहां जाते हैं नेताजी, लेकिन नेता है वो बड़े पॉलिटिशियन है ना। तो वो अपने साथ 4 गार्ड, उनके साथ गार्ड थे। जैसे ही वो उसकी साधु की कुटिया में एंट्री करते हैं नेताजी, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो वो अपने गार्ड के साथ एंटर करते हैं चारों। तो होता क्या है बेसिकली, नेताजी को क्या आदत होती है कि जब भी वो कहीं जाते थे तो पब्लिक खड़ी हो जाती है ना, या गर्दन नमस्कार करती है उनको, या हाथ जोड़ती है ना, उनको ऐसी हैबिट थी। इस तरीके के ट्रीटमेंट की उनको हैबिट थी कि मैं जाऊंगा तो ऐसा रिएक्शन मेरे को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वो कुटिया के अंदर एंट्री करते हैं तो किसी ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी साधु जी ने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, ठीक है। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उनको अपनी इंसल्ट लगी ये एक तरीके से कि भाई ऐसे कैसे। तो उन्होंने देखा कि साधु जी एक किसी के साथ किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने उनकी बात को काटते हुए बोला कि साधु जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो साधु जी बोले कि भाई मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं इनके, वो बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि मैं पहले एक बार इनके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ, तब मैं आपसे बात करूंगा, और तब तक आप अगर यहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो भाई ये बात सुन के तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया, मतलब तो गुस्से में लाल पीला हो गया कि उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। तो फिर दोबारा उनकी बात को काटते हुए बोलते हैं कि बोलते हैं नेता कि पहले तो जैसे वो तमीज से बात कर रहा था, आप कह के बात कर रहा था, फिर वो तू तड़ाक पे आ जाता है, बोलते हैं कि तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तू जानता है कि मैं कितना बड़ा नाम है मेरा। तो साधु जी बोले प्रिय मैं नहीं जानता आप कौन हो, और मेरे को जानना नहीं है कि आप कौन हो, ठीक है। उन्होंने बड़े हंस के बात बोली। तो बोले कि मैं एक बार इनके क्वेश्चनों का आंसर दे दूं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर उसका गुस्सा और ज्यादा होगा कि वो बोले कि मैं तेरे को लेकिन तू मेरे को नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ कि तू कैसा है। वो बोलते हैं कि भाई अच्छा, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली नेताजी ने उनको, साधु को, कि मैं बताता हूँ कि तू कैसा है। वो बोले कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले नहीं मेरे को फर्क पड़ता है, मैं बताता हूँ, तू सबसे बेकार इंसान है, ठीक है। वो उनको गुस्सा बहुत आ गया था। वो बोले कि तू सबसे बेकार इंसान है, सबसे घटिया है, बोले तू पाखंडी है, ठीक है, तू यहाँ पे लोगों का पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, तू ढोंग करता है, ठीक है, तेरा पर्दाफाश करूंगा मैं दुनिया के सामने, मैं दिखाता हूँ तेरे को कि मैं कौन हूँ। तो फिर साधु जी के चेहरे पे स्माइल हल्की सी, बोले आदर के साथ बोले कि मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, या मैं आपको मेरे बारे में मैं कुछ डिफाइन भी करना नहीं चाहता, ठीक है। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला। तो उनको गुस्सा आ गया, उसको बहुत ज्यादा, उनका अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अगर आपको मुझसे कोई माफी मांगनी हो या कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो। तो साधु जी ने अपनी आंखें बंद करी और लंबी गहरी सांस लेते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे बोला कि मेरे मन में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं आपको एक पवित्र आत्मा समझता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। और ये सब बातें, अच्छी अच्छी बातें सुन के जो वो नेता थे ना, वो मतलब उनकी आंखों में एक चमक आ गई, वो खुश हो गए, वो एक्चुअल में यही सुनना चाहते थे, है ना, क्योंकि वो लोगों से ऐसे ही सुनते आए कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। और तो वो खुश हो गए। खुश होने के बाद वो वहां से चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो वहां से चले गए। जाने के बाद वो अपने घर आते हैं और घर उनके पिताजी ध्यान की सिचुएशन में थे, वो ध्यान लगा के बैठे थे। जैसे ही उनका ध्यान पूरा होता है और उनके पिताजी को बताते हैं कि भाई आज ऐसे ऐसे हुआ कि मैं एक साधु के पास गया, उन्होंने मेरे को ये बोला, मैंने उनको ये बोला, और उन्होंने, उनके पिता ने देखा कि उनके बेटे के चेहरे पर एक अलग चमक है, आज एक अलग खुशी है, वो एक अलग तरीके से खुश है। तो उनके उनके फादर ने भी क्या कि थोड़ी सी स्माइल की। उनके पिता बोले कि उन्होंने जो बोला इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे हो, उन्होंने जो बोला मतलब कि वो वैसे है, और आप जो बोल के आए ना साधु को, इसका मतलब है कि आप वैसे हो।
समझ रहे हो मेरी बात को? कि अगर साधु ने अच्छा बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हो, इसका मतलब कि साधु का नेचर ऐसा है, वो अच्छा है। और अगर आपने उनके बारे में बहुत ऐसी नेगेटिव बातें बोली है तो आप की सोच ऐसी है, आप ऐसे हो, ना कि वो ऐसे है। तो यहाँ पे जो देखो बैरियर जो क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो? तो ये बोलते हैं कि जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। अब जैसा आप सोच के चलोगे आपको सब वैसा नजर आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 40 दिन में पेपर है, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ है, तो नहीं हो पाएगी आपसे तैयारी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 40 दिन मेरे लिए इनफ है, 40 दिन, लोग एक दिन में बहुत कुछ कर जाते हैं, ये तो हमारे पास तो 40 दिन है, 40 दिन है ना। वो आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें एक दिन के लिए पीएम बनता है, अनिल कपूर है ना, एक दिन का पीएम सीएम। सीएम नायक। तो वो एक दिन में क्या कुछ कर देता है। हमारे पास तो 40 दिन है, वो तो मूवी थी फिर भी। तो जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। तो इस चीज से हमें यही समझना है कि आपको ये देखना है कि 40 दिन, तो अगर ये एग्जाम 25 दिन बाद होता तो भी तो आप देते ना, है ना, बिल्कुल ही 10 दिन बाद कर देते। आपको पता ही 10 दिन बाद चलता कि मेरा 10 दिन पहले पता चलता कि मेरा 10 दिन बाद एग्जाम है ना, कुछ भी हो सकता था। तो ये आप अपने आप को पॉजिटिव में लेके चलो कि हमारे पास 40 दिन है और हमें तैयारी करनी है। समझ आई बात? और यहाँ पे भी बैरियर क्रिएट हो रहा है ना, कि वो साधु, जो वो नेताजी थे, वो साधु को समझ नहीं पाए। वो सिर्फ इसी वहम में थे क्योंकि उनको आज तक ऐसा ही ट्रीटमेंट मिला है। उन्होंने यही देखा है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं देखा था कि ऐसा कुछ भी होता है कि आपको भी दूसरे का आदर और सम्मान करना पड़ता है, थोड़ा सब्र दिखाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ आपको और मेरे को बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। शुरू करूं फिर मैं अब आगे के बैरियर? हाँ जी, हाँ या ना? जी मैम। हाँ जी। हाँ जी, हमने ना साइकोलॉजिकल बैरियर किया था कल। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हमने कल क्या किया था। हमने ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के बारे में पढ़ा था कल, ठीक है। हमने टेक्निकल और फिजिकल बैरियर के बारे में पढ़ा था। ये हमारा दोबारा से फिजिकल बैरियर के बारे में। साइकोलॉजिकल बैरियर हमने कल कंप्लीट किया था। आज हमें लिंग्विस्टिक और कल्चर बैरियर के बारे में करना है, ठीक है। लिंग्विस्टिक बैरियर का एक दूसरा नाम भी, हम इसको क्या भी बोलते हैं, सेमेटिक बैरियर भी बोलते हैं। ध्यान देना, सेमेटिक बैरियर भी बोलते हैं इसको हम। देखो, लिंग्विस्टिक बैरियर कब आता है, भाषा से रिलेटेड बैरियर कब आता है कि एक बंदा तमिल लैंग्वेज को समझता है तो एक कन्नड़ को समझता है, एक तमिल का है और एक कन्नड़, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। दो लोगों की भाषा अलग होना, तो या भाषा में मतलब क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होना या बहुत डिफिकल्ट, मतलब जिनकी मीनिंग्स आपको नहीं पता, ठीक है। दो व्यक्तियों या संस्कृति का अलग होना, व्यक्तियों की संस्कृति, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कि दो व्यक्तियों के कल्चर में डिफरेंस आना, कि एक का कल्चर अलग है ना, जैसे कोई तो महाराष्ट्र से है ना, वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है फिर भी, और एक कोई बिल्कुल ही उड़ीसा वगैरह से, वहाँ का कल्चर अलग होगा, ठीक है। तो कल्चर के अलग होने से, संस्कृति के अलग होने से उनकी कम्युनिकेशन में भी बैरियर आ जाते हैं। कई बार वो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे। अब इसी लिंग्विस्टिक बैरियर को ही, सॉरी, वैसे अगर देखा जाए ना, सेमेटिक बैरियर ऊपर आता है पहले। सेमेटिक बैरियर लैंग्वेज से रिलेटेड होता है ये, मतलब लिंग्विस्टिक इसके अंदर आता है। ये आपने यहाँ पे दिखा हुआ है कि सेमेटिक बैरियर होता है मीनिंग से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था मीनिंग दो टाइप के होते हैं, डिनोटेशन, कोनोटेशन।
डिनोटेशन होता है आपका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी के अंदर लिखा होता है एग्जैक्टली जो मतलब वो होता है, ठीक है, कि एक शब्द के दो अलग अर्थ के कारण, ये मत समझो यहाँ पे, सिर्फ इतना समझो कि डिनोटेशन का मतलब होता है जो कि एक डेफिनेशन आपकी डिक्शनरी में गिवन होती है, ठीक है। और कोनोटेशन का जैसे मान लो अगर आप ना अभी डिक्शनरी में जाके स्नेक का मतलब देखोगे सांप का, तो डिक्शनरी में इसमें शब्दकोश में अगर आप जाके देखोगे तो सांप का मतलब क्या दिखाई देगा आपको, कि एक जहरीला और रेंगने वाला जानवर है ना, जिसकी बॉडी पे ऐसे धाराएं ऐसे रेखाएं सी बनी हुई होती है, ये डेफिनेशन आपको मिलेगी। और अगर इसका आप कोनोटेशन मतलब सिंपल अपनी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि डसने वाला जानवर है ना, या जहरीला है, स्नेक को हम बुरा, नाग, सांप है ना, बहुत बुरे तरीके से कई कल्चर में बहुत बुरा माना जाता है, कई में इसकी पूजा भी की जाती है स्नेक की, है ना। तो डिनोटेशन होता है जो जिसमें सिर्फ आपका शब्दकोश से रिलेटेड मीनिंग होता है। कोनोटेशन के अंदर होता है कि आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंग जो मतलब निकालते हो। किसी में स्नेक को कहीं पे स्नेक बहुत अच्छे साउंड पूजा की तरह लिया जाता है ना, और कहीं पे स्नेक को बोला जाता है डसने वाला, जहरीला या बुराई के तौर पे यूज किया जाता है ना, जैसे नाग और नागिन नहीं बोलते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रॉस कल्चर, दो अलग अलग संस्कृति के कारण। यहाँ पे देखो क्या बात बोली है, यहाँ पे कल्चर बैरियर की अगर हम बात करते हैं ना बच्चों, तो कल्चर बैरियर के अंदर क्या होते हैं कि आपके देखो ट्रेडिशन अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग है, सिंबल्स अलग है, हर कल्चर के रिचुअल्स अलग है, ठीक है, वैल्यूज अलग होती है हर किसी कल्चर के अंदर। हमारे कल्चर में गाय को मारना पाप है ना, हम पूजते हैं, और कहीं दूसरे कल्चर के अंदर गाय को मारना, मांस मीट खाना कितना नॉर्मल है ना। और क्रॉस कल्चर क्या होता है, दो अलग संस्कृति के कारण, मतलब जब आप एक कल्चर यहाँ पे है आपका और दूसरा कल्चर यहाँ पे है, ठीक है, और दोनों संस्कृति के, एक मिनट, जैसे देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि इसका एग्जांपल आप लगा सकते हो, कोई भी दो कल्चर बताओ मेरे को, कोई भी नाम लो किसी भी दो कल्चर का। हम स्टेट वाइज किसी भी कल्चर का नाम ले सकते हैं ना, जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे मतलब परिधान से अगर रिलेट करें तो साउथ साइड का कुछ और होता है, एमपी नॉर्थ साइड का इंडिया का कुछ कुछ, और। हाँ नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर की अगर हम बात करें तो अलग होता है, ठीक है। और इन दोनों धर्म की आधारित हो सकता है मैम। हाँ, और इन दोनों में जो बैरियर क्रिएट होगा, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन का बैरियर होगा, हम उसको क्रॉस कल्चर बैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो अलग अलग संस्कृति के कारण जो बैरियर आता है, ठीक है, एक का कल्चर अलग है, दूसरे का कल्चर अलग है, इस कल्चर के कारण जो दो अलग संस्कृतियों के कारण जो रुकावट आएगी ना कम्युनिकेशन के अंदर, वो क्रॉस कल्चर के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पे हाई कंटेक्स्ट लो कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि लो कंटेक्स्ट में होता है कि जितना कहा गया उसका उतना ही मानना, ठीक है भाई, आपने जो बोला है एग्जैक्ट उसका सिर्फ वही मतलब है। अगर आपने 4 बोला है तो 4 का मतलब 4 ही होता है, ठीक है, उतना ही मानते, से ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि 4 का मतलब क्या हो सकता है। अपने यहाँ तो क्या होता है, अगर मैं अपने आप से भी लूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, ठीक है, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करती किसी चीज पे। और मतलब किसी ने कोई अगर बात बोल रही है तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दोनों, मैं हाई कंटेक्स्ट में चली जाती हूँ कि भाई उसने एग्जैक्टली यही बात बोल रही है, या इसका वो ये मतलब भी तो हो सकता है, अरे इसका ये मतलब भी तो निकल सकता है। वो होता है हाई कंटेक्स्ट, जितना कहा गया है उतना मानना, प्लस आप उसमें उसके और चीजें भी देख रहे हो, फीलिंग्स, नॉन वर्बल थिंग्स, या उससे भी अलग जितना बोला गया वो तो आप समझ ही रहे हो, उससे ज्यादा भी आप ये भी मतलब हो सकता है इस बात का, है ना, ये चीज भी आ सकती है। तो कई बार इन चीजों की वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या हो जाती है, गड़बड़ आ जाती है, बैरियर हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो कि आपने वहां पे शायद उसकी फीलिंग्स को ध्यान नहीं दिया, लो कॉन्टेक्स्ट में आप फीलिंग्स पे ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है, आपने बस जो उसने बोला वही मान लिया, ठीक है। अगर कोई आपको बोल दे आई हेट यू, ठीक है, आपने उसको मान लिया कि हाँ आई, उसने मेरे को बोला कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, लेकिन उसकी फीलिंग्स नहीं देखी आपने जिस टाइम पे वो बात बोली गई,
है ना। कोई मान लो हंसते हंसते बोल दे हाई आई हेट यू, और आपने मान लिया, ये नहीं देखा कि वो हंसते हंसते बोल रहा है, कि एक्चुअल में ये मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लो कंटेक्स्ट आ जाता है। हाई कंटेक्स्ट में आप नॉन वर्बल फीलिंग्स इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हो, ठीक है। ये पढ़ लेना, ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेना, समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे बोले कि हाई कंटेक्स्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो बोली नहीं जाती, आप समझ जाते हो, लेकिन बट इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय द मेंबर दैट द उस मेंबर के जो ग्रुप होते हैं, या वो सब समझ लेते हैं कि बिना बोले ही बहुत सारी चीजें आप समझ पाते हो, ठीक है। लेकिन लो कंटेक्स्ट में क्या होता है कि जितना बोले सिर्फ वो उतना ही समझ पाएगा, उसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते कि भाई इसने ये बात क्यों बोल रही है, या क्या रीजन है, मजाक में बोल रहा है या सीरियस बोल रहा है ना। एक बार बस वर्ड निकलना चाहिए, एक बार कुछ बोल दिया मैंने वो मान लिया, सोचना नहीं कि उसने बिल्कुल एग्जैक्टली सच में बोले। कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन क्या हमारा एग्जैक्टली वही मतलब होता है? क्या हम उस बंदे या बंदी के लिए वो फील करते हैं? नहीं करते ना, है ना। गुस्से के अंदर हम वैसे ही बोल जाते हैं कई बार, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमें इस वजह से भी आपके कम्युनिकेशन के अंदर गैप, अगर मान लो मैंने गुस्से में किसी को कुछ बहुत बुरा बुरा बोल दिया और उसने वही बात पकड़ के रखी, तो मेरा उसके साथ कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसने समझ लिया कि कोई बात नहीं, गुस्से में बोल रहा है, गुस्से में बोल जाते हैं, है ना, निकल जाते हैं कई बार, भड़ास सी निकाल देते हैं हम अपनी। तो समझ आई बात आपको? हाँ जी, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। देखो लो कंटेक्स्ट में यहाँ पे पिक्चर से देखो, ये पिक्चर कितनी बड़ी बात बोल रही है आपको। यहाँ पे तो ये बातें बोल रहे हैं, इसने अगर तीन लाइनें बोली है तो इसने सिर्फ 3 लाइनों को समझा है। अगर इसने 3 वर्ड बोले तो इसने 3 वर्ड को समझा। इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ अपनी एक टोपी उठाई, और टोपी उठाने से ये इसकी सारी चीजें समझ गया कि इसने ये क्या बोलना चाह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? एक बार ये बैरियर कौन सा था, एक बार बताइए, बैरियर कौन सा चल रहा था अभी? ये बैरियर कौन सा था ये वाला? हाँ, लो लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट, एंड हाई कल्चर। कंटेक्स्ट। ओके हाँ जी, ओके, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आप समझ में आ गया है, हाँ थोड़ा जी, सा डाउट। ओके मैम, मैम थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी। ये जो हाई कंटेस्ट कल्चर है, तो ये क्या नॉन वर्बल में आएगा और ये वर्बल ऐसा है? क्योंकि इसने इसमें आपने बोला 3 शब्द हाँ, बोले, इसमें 3 शब्द ही समझिए। ये तो बस सिर्फ पिक्चर में दिखाया गया है कि इन्होंने 3 शब्द बोले, अच्छा। 3 ही समझे। यहाँ पे शब्द का भी वो यूज करता है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे दिखाया, शो किया गया कि बिना शब्द का यूज करे भी इसने उनकी फीलिंग्स को समझ लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कंटेक्स्ट के अंदर वर्ड का यूज नहीं होता, इसमें शब्दों का भी यूज होता है, लेकिन साथ में फीलिंग्स का भी, फीलिंग भी आती है, और आपके नॉन वर्बल क्लू भी आते हैं। समझ रहे हो आप? ओके मैम। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, मैकेनिकल बैरियर। अब यहाँ पे देखना, एक हमने टेक्नोलॉजी बैरियर देखा था, एक मैकेनिकल बैरियर। अब मैकेनिकल बैरियर में देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मैकेनिकल बैरियर में तो इंटरपर्सनल भी हो सकता है, आपके अपने आप से रिलेटेड भी हो सकता है, और मास कम्युनिकेशन से भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी बैरियर में सिर्फ मास कम्युनिकेशन आता है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल बैरियर पेन पेपर सही नहीं होने के कारण लिखावट का खराब होना, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क का कम होना, टेलीफोन लाइन का सही, देखो ये भी हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर भी आते हैं और मैकेनिकल बैरियर के अंदर भी आते हैं, ठीक है। सिर्फ हल्का सा डिफरेंस ये है कि मैकेनिकल बैरियर के अंदर आप अपना इंटरपर्सनल भी लेते हो, एक या मैम दो। हाँ जी। मैकेनिकल बैरियर में मतलब किसी जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, मे बी वो शायद उसका खराब होना, वो शायद मैकेनिकल बैरियर हो जाएगा। और टेक्निकल बैरियर इन द सेंस हम किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, मे बी, शायद मैं इतना अंडरस्टूड हो रही हूँ। हाँ, उसके अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी कुछ भी होगा ना, सब कुछ बैरियर आपके टेक्नोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएंगे। और मैकेनिकल बैरियर के, मैकेनिकल एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर तो आपका अपर हो गया, मैकेनिकल बैरियर इसके नीचे आ गया,
इससे छोटा बैरियर हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में है लगभग चीजें सेम सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ कुछ ऐसा अलग है क्या। नहीं, दोनों में मतलब मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर हम लगभग सेम सेम ही लेके चल सकते हैं, क्योंकि बात सेम ही है इन दोनों के अंदर। एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। देयर कैन बी डिफिकल्टी इन द रिसेप्शन एंड सम एलिमेंट ऑफ द मैसेज मे नॉट रीच द डेस्टिनेशन और बोथ, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आ सकती है कि जिसकी वजह से आपका मैसेज जो डेस्टिनेशन था वहां तक जा ही ना पाए, ठीक है। आपने कोई मेल कर दी और मेल आपकी वहां तक गई ही नहीं, सेंड ही नहीं कर पाए आप, या सेंड हो गई किसी इशू की वजह से, आगे मेल जहाँ पे आपको सेंड करनी थी उनके पास आई ही नहीं। तो देखो यहाँ पे मैकेनिकल और टेक्निकल दोनों ही चीजें हैं। आगे पढ़ते हैं एक बार। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये किसके कारण भी हो सकता है, जब आपके पास कोई फैसिलिटीज ना हो कम्युनिकेशन की। हाँ जी। चैनल नॉइज, टेक्निकल, मैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल बैरियर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे को आपकी आवाज ना कट कट के सुनाई दे रही है, तो मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही। चैनल नॉइज इज अ टेक्निकल टर्म। चैनल नॉइज भी क्या है, एक टेक्निकल टर्म है, यूज्ड फॉर द मैकेनिकल बैरियर दैट इंक्लूड द डिस्टरबेंस इन फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ बैरियर। चैनल के अंदर कोई नॉइस आना, ठीक है, किसी तरीके की गड़बड़ होना, ये भी आपके फिजिकल बैरियर में आता है, उसके अंदर मैकेनिकल बैरियर के अंदर आता है, ठीक है। या आप देखो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपके यहाँ पे, लैंग्वेज, ठीक है। आपने लैंग्वेज, द सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट पीपल, ठीक है। ये आपके इंटरपर्सनल से आ जाते हैं कि आपने एक ही मैसेज को आपने तो किसी और कंटेक्स्ट में सेंड किया है, लेकिन अगला दूसरे वाला किसी और कंटेक्स्ट में समझ सकता है ना, उसको किसी और तरीके से डिकोड कर सकता है मैसेज को, ठीक है। इट प्रिवेंट टू, नेक्स्ट है आपका आपके अपने अंदर आपके बिहेवियर से, इट प्रिवेंट टू लुक एट द रियलिटी इन ट्रूथफुल मैनर। द मोस्ट कॉमन परसेप्चुअल बेसिस biases आर द स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन एंड द सेल्फ फुलफिलिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो आप चीज समझ लेते हो, आपका जो किसी चीज के ऊपर एटीट्यूड होता है, ठीक है, या आप परसीव करते हो, इसको किस तरीके से समझा सकते हैं, समझाना एक बार। परसेप्शन जिस तरीके का होता है आपका, परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि आपने किस चीज को प्रत्यक्ष करा है। परसेप्शन का मतलब देखो आपका, हाँ जी, नजरिया अपना सोच हाँ नजरिया, बिल्कुल। अब एक बार बताओ, एक एक्सपीरियंस था, है ना, वही एक प्रिजन वाला आपने केस सुना होगा, रिसर्च के अंदर भी आया होगा आपका, कि एक जेल के अंदर 10 कैदी है, 10 कैदी ने 10 कैदियों ने किसी ने कुछ किया है, किसी ने किसी तरीके की सजा मिली, मतलब है 10 के 10 जेल के अंदर, उनका अलग अलग मोटिव हो सकता है कि क्यों वो जेल के अंदर आए। तो उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा है। तो उन 10 में से हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इवेंट सेम था, ठीक है। उनका परसेप्शन अलग अलग है वहां पे, समझ रहे हो, कि भाई एक ही एक्सपीरियंस को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। वो उनके बेस पे वो किस टाइप के, उनकी स्टीरियोटाइपिंग क्या है, वो कितने रूढ़िवादी है, ठीक है, उनके अपने विचार क्या है। तो हम हर एक हमारे, आपको भी एक ऐसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन दी गई, आपको भी एक आधे गिलास में, एक गिलास के अंदर पानी डाल दिया हाफ, ठीक है, तो कोई तो बोलेगा कि गिलास हाफ पानी का है, कोई बोलेगा कि नहीं ये हाफ खाली भी तो है ना। 6 को कोई तो बोल सकता है, इसको एक तरीके से 9 भी, 6 9 की तरह भी आता है, और 9 6, है ना। तो ये अपने अपने मतलब एक ही चीज थी, लेकिन हर एक पर्सन का उस चीज को देखने का एक्सपीरियंस, अपना परसेप्शन अलग अलग है, ठीक है। मैम एक बार दोबारा बोलोगे, रिपीटेड बेसिस हाँ, पे। इसमें परसेप्शन आता है आपका एक तरीके से, कि आप किस तरीके की चीज को लेके चलते हो। मैं दिखाती हूँ, आप एक मिनट रुको। इसमें परसेप्शन की बात करते हैं हम, कि आपने क्या आपका अपना उस किसी एक सिचुएशन को लेके क्या रिएक्शन था। एक 10 इस तरीके से समझ लो आप, कि यहाँ पे 5 थे, 5 बंदे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5।
एक सेम एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, पांचों को जेल में डाल दिया गया, तो ये बोलेगा कि जेल में तो मेरे को खाना मिल रहा है 3 टाइम का, बाहर मेरे को शायद नहीं मिलता, तो मेरा जेल का एक्सपीरियंस अच्छा है। कोई बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मच्छर बहुत ज्यादा है। कोई बोलेगा मेरे को, मतलब हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा जेल का, तो वो जेल का एक्सपीरियंस उनके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। चीजें तो सेम थी हर किसी के लिए, लेकिन उनके अपने विचार, उनकी अपनी स्टीरियोटाइप, उनके अपने एटीट्यूड से वो अपना परसेप्शन बनाते हैं, और ये आपका बैरियर का काम करता है। ओके हाँ जी। देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब इम्पर्सनल रिलेशनशिप में जो हमारा परसेप्शन होता है ना, ये ऑल्सो बेस होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर मान लो किसी एक बंदे के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उसके साथ आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होगा, या उसके लिए आपके विचार भी अच्छे नहीं होंगे। अगर मान लो कोई आज मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है और उसको मेरा समझ नहीं आया होगा, तो वो ये लगेगा उसको कि मेरे को समझ नहीं आएगा या इनको समझाना नहीं आता, तो उनका वो परसेप्शन बन जाएगा मेरे को लेके, ठीक है। ऐसा ये हमारा बनता है आपके अपने एक्सपीरियंस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, और इस एक्सपीरियंस के बेस पे जिसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल रिलेशनशिप, कि अवर परसेप्शन इज आल्सो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस विद द कम्युनिकेटर, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। द सेम कम्युनिकेशन हाईएस्ट अथॉरिटी मे बी परसीव डिफरेंटली देन दैट फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट एंड कलीग। देखो हर एक का अलग, अब देखो कोई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता होगा, और किसी को लगता होगा कि नहीं भाई, नहीं समझ आ रहा, हमें हमें पता नहीं चल रहा कि क्या करवा रही है ना। तो ये आपका, कईयों ने मेरी ना सिर्फ एक क्लास के बेस पे जज किया होगा, कई किसी किसी बच्चे ने मेरी लगभग सारी क्लासेस लगाई होंगी, तो हर उनका अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मेरे को लेके परसेप्शन होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बोले कि एक हाईएस्ट अथॉरिटी अलग तरीके से देखती है आपको, एक सब ऑर्डिनेट और कलीग आपको अलग तरीके से देखेंगे, उनके अपने एक्सपीरियंस होंगे, और जो कल्चर डिफरेंस आता है आपका, ये अलग होता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर, अब ये एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ना इनको अलग कर लेना बच्चों, ये यहाँ पे आपका मैकेनिकल खत्म होता है, मैकेनिकल के अंदर नहीं आते। लैंग्वेज, परसेप्चुअल बाइस, ये अलग है, ठीक है। वर्क प्लेस, काम की जगह पे जो बैरियर आते हैं, ये मैकेनिकल के अंदर नहीं। कभी दिमाग लगा रहे हो ये मैकेनिकल बैरियर में कहाँ से आए, ये अलग बात की गई है। कुछ अलग टर्म बताइए कि लैंग्वेज भी आपका बैरियर क्रिएट करती है, ठीक है, आपके परसेप्शन भी आपका बैरियर क्रिएट करते हैं, आपका इम्पर्सनल रिलेशनशिप भी आपके बैरियर को क्रिएट करता है, कल्चर डिफरेंस भी आपको क्या करता है, बैरियर को क्रिएट करता है, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताती हूँ नॉइस और बैरियर में क्या है। बैरियर होते हैं ज्यादा, मतलब बैरियर को हम ऊपर लेके चलते हैं, बैरियर एक बड़ी टर्म है, नॉइस उससे छोटा होता है। नॉइस होता है सिर्फ शोर, ठीक है। डेफिन ये भी काम, तो ये भी रुकावट करता है, इसका भी काम कम्युनिकेशन में एक तरीके से रुकावट को पैदा करना है, ठीक है। लेकिन बैरियर बड़े लेवल पे होता है, ठीक है, बैरियर बड़ी टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, और नॉइस उसकी छोटी टर्म है, ठीक है। शोर वह है जो वातावरण में होता है आपका, या एनवायरमेंट में होता है, जिसके कारण संदेश प्राप्त करता संदेश को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता। एनवायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन जब आप टाइप पढ़ोगे ना इसके, तो टाइप में आपके साइकोलॉजिकल नॉइस आएगी, फिजिकल नॉइस भी आ सकती है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल भी आ सकती है, स्मेटिक भी आ सकती है ना। साइकोलॉजिकल गिवन है, फिजिकल है, स्मेटिक है, फिजियोलॉजिकल है। ये भी नॉइस के टाइप है। ये बैरियर नॉइस एक तरीके से, लेकिन बैरियर बड़ी टर्म है, नॉइस छोटी टर्म है, बस इतना समझ लेना। समझ आई बात? हाँ जी, हाँ या ना, बताना मेरे को एक बार। जी मैम। देखो बात वही है, देखो शारीरिक शोर की अगर हम बात करते हैं या फिजियोलॉजिकल नॉइस की बात करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन किसकी वजह से, भूख की वजह से, थकावट की वजह से, हेडेक की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, है ना।
फिजिकल नॉइज के अंदर किस तरीके से जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गए, है ना, वो सारे के सारे, ट्रैफिक जाम हो गया, पुअर लाइटिंग हो गई। साइकोलॉजिकल नॉइज में क्या क्या आएगा आपका, देखो कि आपके अपने इंटेंस, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, आपका अपना अंदर की, आप किस तरीके से किसी को जज कर रहे हो, आपकी अपनी फीलिंग्स, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगी, साइकोलॉजिकल नॉइज में आएंगी। सिमेटिक के अंदर क्या आता है, द इट इज ओकर वर्ड, ये तो उससे इसका हमेशा शब्दों से रिलेटेड होता है, मीनिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, एक किसी भी सेंटेंस के। ये जो हाँ जी, साइकोलॉजी बैरियर बोलते हैं, जो हाँ ये जी, आपने जो पढ़ाया साइकोलॉजी बैरियर, उसमें हाँ वही जी, आएगा ना कि जो हाँ रूढ़िवादी लड़कियां, जो सोच उनकी लड़कियों के प्रति या लड़कों जो हाँ भी है, बिल्कुल, ये मैं यहाँ नॉइज पे के कुछ अंदर भी बोलूँ। यही चीज है, बस नॉइज छोटे लेवल पे, बैरियर बड़े लेवल पे। हाँ जी, आई बात समझ आपको? यस मैम। हाँ जी, फिर हमें क्वेश्चन भी करना है थोड़े बहुत आगे, है ना। देखो, और बैरियर किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, सेंडर ओरिएंटेड बैरियर भी होते हैं। देखो, सेंडर की तरफ से जो बैरियर आएंगे, ठीक है, सेंडर की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ठीक है, सेंडर के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सेंडर का अपना नेचर कैसा है, उसका अपनी ओपिनियन कैसी है, ठीक है, वो किस तरीके के वर्ड को यूज करता है, कैसे सिंबल को यूज करता है, कैसे साइन को यूज करता है। देयर कैन बी प्रॉब्लम इफ द सेंडर डज नॉट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ सिचुएशन। अगर सेंडर को नॉलेज नहीं है पूरी सिचुएशन की, या एनवायरनमेंट की, या कल्चर ऑफ द रिसीवर, रिसीवर की सिचुएशन की उसको नॉलेज नहीं है, रिसीवर के एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है, उसके कल्चर की नॉलेज नहीं है, तो भी उसमें क्या हो सकता है, उसके साथ कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। लेकिन ये बैरियर किसकी तरफ से है, सेंडर की तरफ से है। ऐसा ही सेम किसकी तरफ से हो सकता है, रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है। देयर कैन बी बैरियर इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द रिसीवर, ठीक है, कि रिसीवर ने जिस कंडीशन में वो मैसेज सेंडर ने सेंड किया उसको समझ नहीं पाया, ठीक है, कि उसकी फिजिकल या इमोशनल स्टेट टूवर्ड द सेंडर, सेंडर की उसने इमोशनल स्टेज को नहीं समझा, उसकी फिजिकल स्टेट को नहीं समझा। जो रिसीवर की तरफ से जो बैरियर आते हैं उनको हम बोलते हैं रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर, ठीक है। चैनल ओरिएंटेड बैरियर क्या होता है, कि जो ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, जो आप किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हो उस टाइम पे जो दिक्कत आ जाती है। कई बार जब हम टेलीफोन वगैरह पे पहले बात करते थे, जो हमारे पहले वायर वाले टेलीफोन होते थे, अगर वायर कहीं से कट हो जाए, ठीक है, तो भी बैरियर क्रिएट होगा, है ना, नेटवर्क ना हो, नेटवर्क इशू हो जाए, जियो की रेंज चली जाए, जो चैनल से रिलेटेड बैरियर होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, चैनल ओरिएंटेड बैरियर के अंदर आएंगे। अब देखो, इन बैरियर को कम कैसे कर सकते हैं हम। बैरियर को कम करने का तरीका क्या है, कि आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो आपने मैसेज दिया है ना, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके फ्लो, रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको फीडबैक देनी पड़ेगी मैसेज में, कि भाई आप फीडबैक, हर, अब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे को फीडबैक दोगे पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी तरीके से, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपने आप को एनहेंस कर पाऊंगी, और उसी अगर मैं अपने आप को एनहेंस कर पाऊंगी तो आपको रिजल्ट अच्छा दे पाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज का यूज करके, लेवल ऑफ नॉलेज, अगर जैसी रिसीवर की जैसी नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका मैसेज सेंड करना है उसको। दूसरों की बात को भी ध्यान से सुन के, जब तक आपने किसी की बात को ध्यान से सुना ही नहीं तो आप उसको फीडबैक क्या दोगे। इमोशंस को कंट्रोल करके, बहुत ज्यादा इमोशन के अंदर नहीं बहना, गुस्सा, ठीक है, बहुत ज्यादा एंगर या अपसेट होना, ये भी आपके बोलते हैं ना कि गुस्से में किसी को कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाना चाहिए, या बहुत ज्यादा खुश हो तब किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, खुशी में, गुस्से में, इन सब में थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, कंट्रोल इमोशंस। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज के नॉन वर्बल क्लूज पे भी आपको ध्यान रखना है। समझ आई आपको बात, बॉडी लैंग्वेज को भी आपको कंसीडर करके चलना है। हाँ जी, समझ आया, यस या नो? यस मैम। ये बैरियर थे आपके, मतलब ओवरऑल आपको बैरियर का मतलब समझ आना चाहिए, कि फिजिकल बैरियर में क्या आता है, टेक्निकल बैरियर में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर क्या आता है, ठीक है, स्मेटिक बैरियर में क्या आता है, कल्चर बैरियर के अंदर क्या आता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा। मैडम एक बार सिमेटिक बैरियर के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, स्मेटिक बैरियर ना आपका मीनिंग से रिलेटेड होता है, मीनिंग, वर्ड, ठीक है।
अब जैसे मीनिंग मैंने आपको बताया कि वो मीनिंग 2 तरीके से निकल सकते हैं, डिनोटेशन, ठीक है, और कोनोटेशन। एक डिक्शनरी का मीनिंग हो सकता है और एक हो सकता है आपके अपने कल्चर के अकॉर्डिंग या आप अपने अकॉर्डिंग जो मीनिंग निकालते हो। मतलब दूसरा मीनिंग, एक वर्ड सांप का जैसे एक मीनिंग होता है कि भाई डसने वाला है या रेंगने वाला जानवर है, ठीक है, और एक हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं कि जहरीला, हमने निकाल दिया जहरीला, लेकिन ऐसा उसके अंदर मेंशन नहीं है शब्दकोश के अंदर कि ये जहरीला है। उसने तो बोला कि वो है सिर्फ रेंगने वाला है। अब जहरीला तो हमें लगता है ना कि हमें अगर डसेगा तो हमें ये जहरीला लगेगा। दिखाती हूँ मैं आपको, समझ आया आपको? यस मैम। हाँ जी, किसी और को कोई दिक्कत? ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होगा, अरे एक मिनट देना मेरे को, उसके बाद मैं मैम आपको मेरे से नेटवर्क चला गया था अभी, हाँ जी बट मेरे को समझ में सारा आ रहा है आपका। चलो फिर अच्छी बात है हाँ फिर हम अभी तो मैंने वो बोला ना तो मेरे को लगा थोड़ा सा बोलना चाहिए, इसलिए समझ में पूरा आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, बस समझ आना चाहिए आप लोगों को, है ना। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि आपका एक बार बेस तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ओके ओके मैम। फिर हमारा चैप्टर 8 हम करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन, और सिर्फ हमें ये एक दिन में कवर करना है। तो कल आप सभी जल्दी जल्दी ऐड हो जाना 6 बजे ही। हम इसको कल कंप्लीट करके परसों 1 या 2 दिन और में अपना चैप्टर कम्युनिकेशन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही है, थोड़ा बड़ा ही है वैसे। कल तो नहीं होगा मेरे को लग रहा है। चलो टाइम क्या हुआ मेरे को बताना एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें या टाइम कितना हुआ मेरे को बताओ एक मैम बार। 5 मिनट बचे हैं 7 बजने में। अच्छा अभी 5 मिनट है, तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चले? बताओ आप लोगों की परमिशन के अकॉर्डिंग करते हैं हम आज काम, मैम जैसा आप लोगों प्रीवियस की। ईयर के क्वेश्चन करवाइए आप अभी। एक मिनट बताओ। समझ आया आपको बैरियर? बताओ यस मेरे को मैम। फटाफट। प्रीवियस ईयर करेंगे ना, उसके लिए फिर हमें रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी, तभी हम प्रीवियस ईयर कर पाएंगे। तो कर दूं मैम मैडम ऑफ? एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, जैसे हाँ कि जी आप मुझे पढ़ा रहे थे और मैं स्कूटी चला रही थी, तो ये कौन से उसमें आएगा? फिजिकल जी में कौन आएगा ना? फिजिकल बैरियर में आएगा ये।